PhD भी हूँ और हिंदी में और अंग्रेजी में, लेकिन मेरा श्री लाल शुक्ल जी से कोई अगर संबंध है तो बस इतना ही कि मैंने MA में राग दरबारी पढ़ा था और मैंने तो PhD साहित्य में की नहीं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि यदि आपने ज्यादा न पढ़ा हो तो अपने मोहल्ले से निकलकर दूसरे के मोहल्ले में चले जाओ और जाकर वहां से खबर ले आओ कि भाई तुम्हें भी पता है कि नहीं, राग दरबारी नाम का एक उपन्यास है और उसके एक लेखक हैं श्री लाल शुक्ल, जिनकी 95वीं जयंती मनाई जा रही है। तो मैं ऐसा करूंगा कि अपनी जेब से कागज निकालता हूं जिसमें बहुत सारी कोटेशंस हैं राग दरबारी से और उनके आधार पर मैं विमर्शों की बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, और जो मैंने कह दिया कि विमर्श है क्या चीज। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, अभी मैं जब बैठा हुआ था तो किसी ने मुझे बताया फेसबुक पर कि आज तो फलाने का जन्मदिन है, तो मैंने फौरन लिखा मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो वे टांटिया विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका नाम तो सिहाग करके है। उन्होंने 160 विमर्शों की एक सूची दी है और ये कहा है कि भाइयों और बहनों, ये मैं 160 पुस्तकों की सूची दे रहा हूं आपको। इनमें से किसी पर भी आप लेख लिखें तो कृतिदेव फॉन्ट में 2500 शब्दों में मेरे पास भेज दें। साथ में मेरा यह नंबर है, इस पर 2500 रुपए भी भेज दें और मैं किताबें छाप रहा हूं। इस प्रकार से पुस्तकें धड़ाधड़ छप रही हैं, विमर्शों की दुकानदारी हो रही है। वही तो कह रहे थे, जितने चाहे विमर्श क्या है, तबादलाए ख्याल, डिस्कशन, जिसको डिस्कोर्स भी कह सकते हैं, वह है। तो अब ये विमर्शों के दौर में जब हम आ गए, तब विमर्शों के दौर में श्री लाल शुक्ल कहां ठहरते हैं और क्या वे विमर्शों को देखकर रचनाएं लिख रहे थे, ये हमें आज देखना होगा कि क्या वास्तव में श्री लाल शुक्ल जी भी विमर्शों के चंगुल में फंसे हुए थे। और मैं समझता हूं कि जब श्री लाल शुक्ल जी लिख रहे होंगे या अपना ग्रंथ ही लिख रहे होंगे, तब उन्हें कुछ नहीं पता होगा कि वो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि जब वो पुस्तक छपकर आई 50 साल पहले, तो बड़े से बड़े, यहां तक कि प्रेमचंद के पुत्र ने भी ये कहा कि ये किताब अपठनीय है, ये पढ़ी नहीं जा सकती, राग दरबारी के लिए कहा, और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आज हम कह रहे हैं साहब 50 साल हो गए। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी होती है जिसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं अंग्रेजी, और उसमें दुनिया भर से, ऐसी संगोष्ठी नहीं अंतरराष्ट्रीय से एक तथाकथित अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति आ जाता है, बल्कि सचमुच की अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हुई और उसमें यह विचार किया गया कि ये जो राग दरबारी है 50 साल के बाद भी इसका पाठ हम क्यों करें। और वह आपको आश्चर्य होगा कि उसमें शायद ही किसी समालोचक, समीक्षक या कवि, लेखक, साहित्यकार को बुलाया गया। वह पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित की गई और उसके द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया कि यह तो एक राजनीतिक ग्रंथ है, इसमें तो उस जमाने की राजनीति है जब हमारे देश में नेहरू जी का वर्चस्व धीरे धीरे कम हो रहा था, और नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक आते आते हमारे देश में क्या परिवर्तन हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं, यह देखना उस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य था।
तो ये बात किसी ने सोची नहीं। हम लोगों ने कहा 50 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कि जिसमें ये देखा गया हो कि ये तो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं, या वैद्य जी जो हैं या बाकी जो पात्र हैं, अभी मैं आगे बात करूंगा विमर्शों की, तो उसमें किस प्रकार से बात होती है। तो एक शब्द आता है हमारे शुक्ल जी का, वह है उल्टी बातें। तो आज मैं उल्टी बातें करूंगा, क्योंकि जब तक आप उल्टी बातें नहीं करेंगे तब तक आप विमर्श को नहीं पहचान सकते। आपको उलटना पड़ेगा। बेला एक छत से दूसरे छत पर जाती तो है, लेकिन वो क्या करती है पहलवान के लड़के के साथ में, ये तो नहीं बताया इन्होंने। वो छत से कूद करके जाती है, तो वो सीधी, जब मैं बेला को आज पढ़ रहा था तो मुझे लगा गुड़िया हमारी सबसे भारी से बनती है जाकर के। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो राग दरबारी है, इसका प्रभाव परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारे पूरे भारतीय साहित्य पर और लेखन पर पड़ा है। राग दरबारी कोई, ये तो पक्की बात है कि जब कोई रचना लिखी जाती है जिसको हम क्लासिकल कहते हैं, जैसे कि रामचरितमानस या रामायण, तुलसीदास ने और भी 12 ग्रंथ लिखे, लेकिन हम कहते हैं रामायण तुलसीदास, ऐसे यहाँ राग दरबारी, इसका मतलब ये क्लासिकल रचना हो गई। लेकिन आकर ग्रंथ या क्लासिकल रचना का यह भी एक लाभ है कि उसका अनुकरण करने वाला उसका सीधा अनुकरण नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक मॉडल रख सकता है, जिसको मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा टच स्टोन मेथड। आप उसको टच स्टोन की तरह से मान सकते हैं, उसको छू करके आप आगे बढ़ें और उसके आधार पर कोई रचना करें। अब ऐसी कौन सी रचनाएं हो गई कि जो उसके आधार पर हुई। आप वहां से चलें और यहां तक आएंगे तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार की बातें राग दरबारी का लेखक कर रहा है, वैसी ही बातें उस समय अंग्रेजी में वीएस नायपाल करते हैं। जिस प्रकार का दृश्य वह दिखाते हैं, वैसी ही बातें नीरज सिंह चौधरी करते चले आ रहे थे। असली बात यह है कि हिंदी में इस प्रकार का लेखन जब आया, उससे पहले ही नायपाल भारत की गंदगी को, जिसे कहते हैं ना कि वेस्टर्न लोग जो देखना चाहते हैं या विकास स्वरूप आजकल कर रहे हैं, वह सारा का सारा काम पहले शुरू हो गया था और केवल उसे हिंदी में लाने का काम इन्होंने किया। इस प्रकार की भाषा, अब आप उसको जोड़कर देखें तो आज भी ऐसा लेखन हो रहा है। व्हाइट टाइगर्स को बुकर पुरस्कार मिला, वह भी बिल्कुल वैसी ही रचना है। उसमें बलवान एक हलवाई है, बलराम हलवाई, जो उसी प्रकार का पात्र है जैसा पात्र आपको मिलेंगे, जैसा पहलवान है जैसा हमारा। तो लोग अनुकरण भी कर रहे हैं और हमें ज्ञात भी नहीं हो रहा है कि किस प्रकार से समस्त भारतीय साहित्य में एक अंतरंग रूप से, या आप कहें कि इंटरनली, इसको अब हम लोगों ने आत्मसात कर लिया है इस उपन्यास को। अब हम उसी तरीके से लिखने लगे हैं जिस तरीके से लिखते थे श्री लाल शुक्ल। एक बार उनसे एक गिलियन राइट नाम की महिला है, जो मार्क टली की पत्नी है। मार्क टली का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो बीबीसी के संवाददाता थे। तो मार्क टली की पत्नी ने जब इसको पढ़ा उपन्यास को 1992 में, तो उन्होंने जाकर उनसे कहा कि साहब श्री लाल शुक्ल जी से कि मैं इसका उपन्यास का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, करिए। क्यों करना चाहती हैं आप इसका अनुवाद? तो उन्होंने वैसे ही कहा जैसे कि हम सब लोग कहते हैं जब हम पीएचडी के लिए जाते हैं, मुझे इसमें प्रेमचंद की झलक दिखाई पड़ती है।
तो श्रीलाल शुक्ल जी ने कहा कि देखिए, मैं वो लाइन पढ़ देता हूँ आपको जो श्रीलाल शुक्ल जी ने कहा। There is no question of my being an inheritor of Premchand's legacy, because when I wrote, or even today when I write fiction, which is not necessary about village life, or whenever I write anything concerning village life in the form of fiction, Premchand is never my role model. मैं प्रेमचंद नहीं लिख रहा हूँ, प्रेमचंद मेरा रोल मॉडल नहीं है। यदि आप ये सोच रही हैं कि मैं प्रेमचंद जैसा लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। याद रखिए, एक महान कवि, कथाकार, साहित्यकार वह होता है जो अपनी परंपरा प्रारंभ करता है, जो पुरानी परंपरा के पीछे पीछे चलते हैं, प्रेमचंद जैसा लिखते हैं, वे उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाते। और गिलियन राइट ने के बाद गांठ मार ली या गांठ बांध ली और फिर उसका अनुवाद किया। इससे लाभ ये हुआ कि हिंदी के पाठकों को तो ये मिल ही रहा था उपन्यास, अंग्रेजी के पाठकों को भी यह उपन्यास 1992 में मिल गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद भारत की 17 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। मुझे ये ज्ञात नहीं है कि कितने और लोगों ने इस पर तुलनात्मक अध्ययन किए, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उल्का अंजेरिया जो ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने इन पर एक पूरा ग्रंथ लिखा। और विदेशों में आजकल श्रीलाल शुक्ल जी पर जो अध्ययन होता है वह उसी प्रकार से होता है जैसे प्रेमचंद पर होता है। और आपको जानकर के बड़ा दुख होगा कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ये अध्ययन करते हैं, क्योंकि अभी भी यह माना जाता है विदेशों में कि हिंदी में रचनाकार ऐसे नहीं हैं जिनका अध्ययन साहित्य के दृष्टि से किया जा सके। तो इस बात पर बहुत सारी सभाएं भी होती है, तर्क वितर्क भी होते हैं, लेकिन इनको समझा जाता है कि इनका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखें, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखें। और साहित्य तो ये लिख ही नहीं सकते, हिंदी में क्या साहित्य है, ये बात तो खैर इस वक्त करने की नहीं है। तो इस प्रकार से विश्व में, जैसा मैंने बताया, भारत समेत जब भारत में भी जो गोष्ठी होती है उसमें पॉलिटिकल साइंस सर्वजीत सिंह जो है पॉलिटिकल एंगल देखते हैं और साहित्यिक एंगल इनका नहीं देखा जाता। इसलिए हमें देखना होगा क्या वास्तव में सही है। अब हम अपने विमर्श पर आते हैं, और वो विमर्श है, एक बार एक बड़े राइटर हैं ओरहान पामुक ने कहा था, मैं अकेला होने के लिए लिखता हूँ। अभी अभी बात आई कि ये जब लिखते थे तो गाड़ी में लिखते थे और पीते थे और ये करते थे वो करते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं लिखता हूँ क्योंकि मैं कभी खुश नहीं रह सका। अभी बात कही गई कि वो उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, तो उन्होंने जब उससे पूछा गया आप क्यों लिखते हैं, तो उन्होंने कहा मैं लिखता हूँ क्योंकि मैं कभी खुश नहीं रह सका, मैं खुश होने के लिए लिखता हूँ। तो आप ये देखिए कि कहते हैं ना कि भ्रमित करने वाले विचार होते हैं, उनके पीछे our sweetest songs are those that tell a saddest thought। तो जो अंडरलाइन, आप तो हंसते हैं उनको पढ़ करके, लेकिन वो वास्तव में रो रहे होते हैं, वह भारत दुर्दशा पर रो रहे होते हैं। इसी कारण से वो एक प्रकार की हमारी परंपरा से भी जुड़ते हैं। लेकिन दूसरी परंपरा क्या है, एक जो परंपरा हमारे साहित्य की है कि परिवार, यहाँ परिवार कैसा है, यहाँ पर एक पिता और पुत्र हैं, उनकी खानदानी उनका शौक है कि पिता पुत्र आपस में लड़ते रहते हैं, तो वहां लड़ने की परंपरा है। तो इस प्रकार से इस पूरी कहानी में या श्रीलाल शुक्ल के पूरे लेखन में आपको वह भी मिलेगा जो हमारी परंपरा है और उससे अलग भी मिलेगा। अब मैं आता हूँ विमर्श पर। जैसा कि कहा गया, अभी इशारा किया गया, बेला की बात मैं नहीं करूँगा, स्त्री विमर्श की बात इसलिए ज़्यादा नहीं की जा सकती क्योंकि वे तो पुरुष
सत्तात्मक समाज की आपको बानगी दे रहे थे। वहां पर स्त्री तो एक प्रकार से क्षेपक के रूप में कहीं आ जाती है। इसलिए स्त्री और महिला, जो कई राइटर्स हैं जिन्होंने इसकी काफ़ी, मृदा गर्ग या मृदा सिन्हा है, मुझे याद नहीं, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा इसके विरोध में कि इनके यहाँ तो है नहीं स्त्री विमर्श या स्त्री की दशा दुर्दशा पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन उस विमर्श को छोड़ दीजिए, और भी बहुत सारे विमर्श हैं, जैसे कि दलित विमर्श। दलित विमर्श, इनके विमर्श में इनके यहाँ भी दलित है और भी दलित है, इनमें और उसमें क्या अंतर है? मैं एक उदाहरण दूंगा आपको दलित विमर्श का। छुआछूत के प्रति जो बात कही गई उन्होंने, चमराही गांव के मोहल्ले का नाम था जिसमें चमार रहते थे। चमार एक जाति का नाम था जिसे अछूत माना जाता था। अछूत एक प्रकार के दुपाहे का नाम है जिसे लोग संविधान लागू होने से पहले छूते नहीं थे। संविधान एक कविता का नाम है जिसमें अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश के लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं। अब इसको पढ़ करके, इस प्रकार के वर्णन को पढ़ करके हमें किसी से घृणा नहीं होती, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं, इस पर हंसी आती है। उनका उद्देश्य किसी के प्रति घृणा, लेकिन जब हम तुलसीराम को पढ़ते हैं या जब हम पढ़ते हैं किसी दलित राइटर को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ते हैं, तो उनके लेखन को पढ़ते समय हमारे मन में एक प्रकार की घृणा आती है, कभी क्रोध होता है, कभी रोष होता है। लेकिन इनका जो लेखन है दलित विमर्श पर भी, दलितों के बारे में लिखते समय भी यह इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि मानो यह भी हमारे अंग हैं। हम ही लोग हैं जिनमें कुछ दलित हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ बनिए हैं, कुछ ये हैं, कुछ वो हैं। वह ऐसा नहीं कि केवल दलित विमर्श में एक उखाड़ पछाड़ने की बात हो, ऐसी कोई बात वे नहीं करते। एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार जी एनडीटीवी पर आते हैं। हमारे कई घरों में मैं जाता हूं तो वो बंद कर देते हैं जब रवीश कुमार आते हैं। एनडीटीवी को देखना पसंद नहीं करते बहुत से लोग हैं एनडीटीवी को जरूर देखते हैं। तो रवीश कुमार ने एक बार पिछले 2017 में एक 15 मिनट का एक कार्यक्रम दिया था जिसके अंदर उन्होंने कुछ अंशों का वाचन किया, राग दरबारी के कुछ अंशों का वाचन किया और पीछे पर्दे पर विभिन्न चित्र आ रहे हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों के, विद्यालयों के चित्र आ रहे हैं। और उन्होंने दिखाया उस कॉलेज को जहां राजनाथ सिंह जी पढ़ाते थे, उस कॉलेज को दिखाया और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए 50 साल पहले, 60 साल पहले जब श्री लाल शुक्ल जी जीवित थे और शायद इन्हीं कॉलेजों को देख करके उनका भी इंटरमीडिएट कॉलेज और वो कॉलेज का विचार आया होगा, लेकिन इनकी हालत अभी भी वैसी की वैसी ही है। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे जो देश में है किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया। तो इसलिए रवीश कुमार जी ने कहा कि ये इनका उपन्यास ग्रामीण जीवन का डायरेक्ट टेलीकास्ट। तो यदि ग्रामीण जीवन का टेलीकास्ट है तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम लेते उपनिवेशवादी विमर्श को। उपनिवेशवादी विमर्श क्या है कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे मन में कहीं ना कहीं यह भावना घर कर गई थी कि हम इनसे किसी बात में कम तो नहीं है, लेकिन ये हमें कम मानते हैं। तो हमें अपने गुणों को प्रकट करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि देखिए हम भी कुछ हैं। और वो चाहते थे ये बताना हमको कि देखिए तुम कुछ नहीं हो, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सब कुछ है। लेकिन कहीं कहीं हमारे मन में ये भी ख्याल था कि नहीं हम कुछ हैं। कभी हमारे मन में होता था कि नहीं ये है बड़ी चीज। तो जिस समय उपनिवेशवादी
हमारे सामने ताकतें थीं उस समय के विचारों को लेकर जब हम भारत में आए, बाहर हुए, देश हमारा आज़ाद हुआ, तब हमने उसके विपक्ष में लिखना शुरू किया। इसको कहते थे एम्पायर राइट्स बैक। हमने फिर से लिखना शुरू किया कि देखिए आप जो कह रहे थे वो बात नहीं है, हमारे अंदर भी वैसारे के तरह गुण है। ओरिएंटलिज्म की बात हुई तो उस विमर्श के बारे में पुरानी मानसिकता को ढूंढते हुए और नए साहबों को देख करके समस्या ये हुई श्री लाल शुक्ल जी के सामने कि पुराने लोग तो चले गए, लेकिन जो लोग नए साहब लोग आए वह भी उसी प्रोटोकॉल में, उसी ब्यूरोक्रेसी में उसी तरह से ढलते चले गए और जो उपनिवेशवादी ताकतें थी मानो उनका रूप बदल गया, लेकिन गांव में कुछ नहीं बदला। ये भी विमर्श हमें मिलता है, उपनिवेशवादी और नव्य उपनिवेशवादी दोनों विमर्श। और फिर एक क्षेत्रवाद की बात हुई। आजकल इसकी आप देखेंगे जितनी फिल्में आ रही हैं, पहले बड़े बड़े शहरों में, बम्बई में होती थी फिल्में, कलकत्ता में होती थी, लेकिन आज फिल्में हमारी मेरठ में चली गई है। कहीं मेरठ का हीरो है, कोई बरेली की बर्फी है, या फिर हरिद्वार का वो लड़की है तब लगा के कैसा वो हरिद्वार में होता। तो ये जो नया क्षेत्रवाद चला कि अब क्षेत्रों को लेकर के हमारी सोच विकसित होती चली गई कि हम इस क्षेत्र में, ऐसे ही जो एक क्षेत्र विशेष है वह उन्होंने रखा, इसको शिवपालगंज कहते हैं। अब ये शिवपालगंज ऐसा नहीं है कि आप कहें ये बात आए, आप ये बस पकड़ो है चले जाओ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमारे यहाँ अंग्रेजी में आर.के. नारायण ने मालगुडी रखा। मालगुडी को भी देख नहीं सकते, लेकिन हमारे ऐसे विद्वान शोधकर्ता है जिन्होंने मालगुडी का पूरा एक पुस्तक लिखी कि मालगुडी जो गांव है उसमें जो गली मोहल्ले हैं, जो लोग हैं वो इस प्रकार से थे। लेकिन हिंदी में किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया कि शिवपालगंज को का भौगोलिक खाका खींच देता। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये चीजें चल तो रही थी, महाराजगंज भी है और बहुत सारे गंज होंगे। और गंज, हाँ एक शब्द आया है। एक और चीज इसमें कही गई, शिक्षा शिक्षा की नीति। और वो इसने कहा नहीं, शायद प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी कहेंगे लेक्चर का, मैं देख रहा हूँ ना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो इस समय कहने का है लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे कि वह बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, किसी लाल शुक्ल जी कह रहा कि लेक्चर देने वाले को पता है, शिक्षक को पता है आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, इसके बारे में कक्षा में डिस्कशन होता है। लेकिन कौन है वे? वो चक्की में आटा पिसवाने का काम करते हैं। कैसे कैसे अध्यापक, कैसे कैसे लोग। आप देखेंगे कि शिक्षा की गति दुर्गति जो हुई, जो आज भी वैसी की वैसी है कि आप किसी भी कहीं चले जाएंगे बड़े से बड़े विद्यालय में और महाविद्यालय में, और आप उन्हें कहिए कि 5 शब्द लिख दीजिए। गांधी जी के जमाने में भी ऐसे हुआ था, गांधी जी स्वयं नहीं लिख सके 5 शब्द। तो हमारी शिक्षा की जो गांव की, स्पेशली गांव की जो शिक्षा है, बहुत सारे वायरल हो जाते हैं वीडियोस कि देखिए ये अध्यापिका पढ़ा रही है, इन्हें अंग्रेजी का ये भी नहीं आता नहीं। तो ये सारी शिक्षा व्यवस्था और जो विमर्श है वो वहाँ पर है। 50 साल हो गए, हम बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं है कि कोई ऐसा उपन्यास लिखें कि जो इस पर चोट करे। ये कह नहीं अब बदल गया है, अब दुनिया बदल गई है। श्री लाल शुक्ल जी आपका उपन्यास पुराना हुआ, अब ये देखिए, अब ये नया उपन्यास आया है, ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं। तो भारतीयों की बुद्धि, एक और बात कहने पड़े, भारतीयों की बुद्धि अंग्रेजी की खिड़की खोल करके, जब अंग्रेजी की खिड़की खोल देता है तभी वो आगे बढ़ती है। अभी मंजू जी ने कहा कि वो बड़े अंग्रेजी के विद्वान थे और ऐसा था वैसा था। तो अगर वो अंग्रेजी में लिखते, उन्होंने अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखा? ये समस्या जब उनसे पूछी गई, भाई आपने अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखा? आप तो इसमें कम से कम बुकर प्राइज तो आपको जरूर मिल ही जाता। तब उन्होंने कहा कि साहब हमारे परदादा थे
उन्होंने अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा और वे अपने प्रधानाचार्य के पास लेकर गए। उस उपन्यास में द और ए और एन जिसे कहते हैं डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल की इतनी गलतियां थी और मास्टर जी ने इतने गोले लगा दिए कि उसके बाद उन्होंने कह दिया हमारे खानदान में अब कोई अंग्रेजी में नहीं लिखेगा। तो भाषा जो आपकी अपनी होती है उसमें भी हम गलती करते हैं, तो दूसरे की भाषा में डबल गलती होगी कि हम विचार भी हमें उसमें संप्रेषित करने में मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने कहा अगर वो अंग्रेजी में लिखते तो इस पर हम उनकी शायद जन्मोत्सव नहीं मना रहे होते, क्योंकि वह मुहावरा हिंदी में ही आ सकता था। वो मैंने देखा कई पृष्ठों में कई जगहों पर स्वयं श्रीलाल शुक्ल जी ने कुछ शब्दों के अर्थ देने पड़े। उस समय 60 साल पहले भी उन्होंने 2-3 शब्दों के अर्थ दिए कि भाई हमारे यहाँ ये शब्द इस्तेमाल किया, इसका ये अर्थ हुआ करता है। आज भी यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, या आप तो खैर क्या पढ़ेंगे, अगली पीढ़ी जो पढ़ेगी वो देखेगी कि इसमें से बहुत सारे शब्द में नहीं आते। अभी एक बात चल रही थी, वो शक्करवादी हमें ही नहीं आने, भूल गए सब शब्द। तो उन्होंने इस प्रकार से इस ग्रंथ में कुछ ऐसे शब्द भी डाल दिए जो अंग्रेजी में आ ही नहीं सकते थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कोऑपरेटिव मूवमेंट के क्षेत्र में, विनोबा भावे के मूवमेंट के क्षेत्र में उन्होंने समाज को, यह व्यक्ति, मैंने इनके 2-4 वीडियोस भी देखे, यह व्यक्ति देखने में एकदम प्रभावित नहीं करता। ऐसा लग रहा है कि जीवन की सारी उत्साह और उल्लास किसी ने निचोड़ कर बाहर फेंक दिया। मुस्कुराता ही नहीं आदमी, धीरे से अपनी बात कहता है। लेकिन जिस समय जब हम उसकी रचना पढ़ते हैं तो हम कहते हैं मान गए उस्ताद, क्या बात लिखी है, काश हम भी सामने रखकर ऐसा ही लिख पाते। आज और भी बहुत सारे लेखक हैं, आप देखेंगे कि एक नई पीढ़ी जो लिखने के लिए आ रही है वह इनको अपना आदर्श मानती है और कहती है कि भाई देखिए ऐसा ही हमको लिखना चाहिए, यह है असली लेखन। जिस लेखन को श्रीपत राय ने कहा था कि यह चलेगा नहीं, यह इसको कभी किसी से कोई पढ़ेगा नहीं, वो उसकी कॉपियां 25,000 हर साल मिलती हैं और कितने संस्करण हो चुके मालूम नहीं। अब इन उल्टी बातों को सीधा करने के लिए मैं अंत में यही कहूंगा, एक है सामाजिक समरसता विमर्श, बड़ा सुंदर उदाहरण है। चपरासी ने कहा आप बामन हैं और मैं भी बामन, नमक से नमक नहीं खाया जा सकता। तो जहां वो दलित की बात करते हैं तो उनके अंदर इतना भी मानना है कि वो बामनों की बात भी करते हैं और उन पर भी व्यंग कर सकते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की जातिवादिता नहीं है जिस प्रकार की जातिवादिता अब है, जिसमें कहा जा रहा है कि वैद्य जी हैं, वैद्य थे और वैद्य जी रहेंगे। शायद श्रीलाल शुक्ल जी कहना चाहते थे कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन राग दरबारी है, राग दरबारी था और राग दरबारी रहेगा। और जब हम राग दरबारी कहते हैं तो ये एक राग दरबारी वह था जिसे हम संगीत में देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ राग दरबारी का जो अर्थ है, मैंने जब टाइप किया राग दरबारी तो दूर दूर तक मुझे संगीत के अलावा कोई चीज मिला ही नहीं इंटरनेट पर। लेकिन जब हम राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं तब एकदम ये उपन्यास आता है। इसका अर्थ यह है कि एक राग दरबारी वह है जो संगीत में है और एक राग दरबारी वह है जो भारतीय साहित्य में है और जिसके प्रणेता श्रीलाल जी शुक्ल हैं।
कहना यह होगा, जैसा कि दरिदा ने कहा था, कि अब समय आ गया है कि हम साहित्य की सारी मान्यताओं को उलट करके देखें। जिस समय ये उपन्यास लिखा जा रहा था, उस समय फ्रांस में दरिदा यही बात कह रहे थे, जो उल्टी बातें इन्होंने कहा, उल्टी बातें उन्होंने कहा कि इसको हम डिफरेंस करें, हम इसको बदल दें। हम कहते हैं कि भाई सीता राम, स्त्री पुरुष, नर मादा, और हमारे जितने भी ये जोड़े होते हैं उनमें अक्सर देखा जाता है कि जैसे हम कहते हैं कि पुरुष स्त्री, या हम जैसे कहते हैं गोरा काला, गोरा कहते हैं और काला कहते हैं। जब हम गोरा और काला कहते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भावना होती है कि गोरा गोरा होता है, काला काला होता है। लेकिन यदि हम काला बदल दें, काला पहले कहें और गोरा बाद में कहें तो अर्थ बदल जाएगा। दिन रात के बजाय रात दिन कहें तो अर्थ बदल जाएगा। इसी प्रकार से इस समस्त जो ये विवेचन किया मैंने, उसमें ये है कि इन्होंने एक शब्द दिया उल्टी बातें। जब आप उल्टी बातें करते हैं तो वो सीधी हो जाती हैं। उल्टा नाम जग जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। अगर वाल्मीकि को ब्रह्म के समान बनना है तो हमें उल्टी बातें करनी पड़ेंगी। तो अगर हमें श्रीलाल शुक्ल जी को समझना है तो हमें उल्टा होना होगा। हमें अपनी मान्यताओं को, हमारे अपनी जानकारी को देखना होगा। और दूसरी बात मैं आपको फिर ध्यान दिला दूं, हमारे यहाँ एक बहुत बुरी आदत है भारत में कि जब तक बाहर के लोग न कह दें कि ये बढ़िया है, जब तक विश्व के दूसरे विश्वविद्यालय पढ़ाने न लगे और बताने न लगे कि अच्छी चीज है, तब तक हम उसे नहीं मानते। घर का जो भी झोपड़ा आन गांव का सिद्ध। तो भैया अब तो इसे विदेशों में भी मान्यता मिलने लगी है। बहुत से विश्वविद्यालयों में, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इस उपन्यास के अंग्रेजी रूपांतरण को पार्था चैटर्जी क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप में पढ़ाते हैं और इसको उदाहरण के लिए देते हैं। इससे पहले कि और दो चार छूकर ले जाएं अंग्रेज लोग, आप सावधान हो जाइए। यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण किताब होने वाली है जितनी रामायण थी, क्योंकि आधुनिक युग का महाकाव्य उपन्यास ही तो होता। तो यदि आप उपन्यास, और मैं समझता हूँ और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास भी है कि जिन लोगों ने इस उपन्यास को नहीं पढ़ा है तो कम से कम वे कि दुनिया से जाने से पहले इस उपन्यास को पढ़ लें। क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कहते, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस उपन्यास का नाम ही सुना। राज दरबारी को अगर एक बार पढ़ लेंगे तो तब उन्हें पता चलेगा इसमें है क्या। ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे छद विद्वान हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होता है, वो नाम गिन के बता देते हैं। पढ़िए आप इस उपन्यास को, तब आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में इसमें कितने विमर्श हैं। एक एक पंक्ति में विमर्श है, एक एक पंक्ति में अलग अलग बात कह रहा है लेखक, और तब भी वो कहता है मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं तो अपने दुख को हल्का करने के लिए कह रहा हूँ। इसलिए लेखक इसमें कहाँ है हमें मालूम नहीं। बता दिया पीते रहते थे, खाते रहते थे, पत्नी उनकी बीमार थी, वो कितना दुख था उनको उनके जीवन में, वो सारा का सारा साहित्य में आ गया। वियोगी होगा पहला कवि कोई, तो वो सारी की सारी बातें इसके अंदर नहीं। रविंद्र जो कालिया जी हैं वो तो उनके रिश्तेदार भी हैं, वो कोई झूठ नहीं लिख रहे हैं, बहुत पियक्कड़ होते। और मैं तो समझता हूँ कि आज यहाँ पर एक चाय पिलाई जाए उसी बात से। धन्यवाद। फिनिश कर दो ना, फिनिश कर दो।